हाय एवरीवन। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वह सब्जेक्ट है भूगोल एवं आपदा प्रबंधन। इससे रिलेटेड जो भी हमारा करंट अफेयर होगा उसको हम कवर करेंगे। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वह टॉपिक है उत्तर भारत में शीतलहर। यह बात जनवरी महीना का है। यह चर्चा में क्यों है? आईएमडी एक डिपार्टमेंट होता है, भारतीय मौसम विज्ञान डिपार्टमेंट। इसके अनुसार जनवरी के महीनों में सिंधु और गंगा के मैदानी इलाकों में शीतलहर से लेकर के गंभीर शीतलहर की जो भी फिनोमेना घटना है वह हो चुका है। यहाँ पर जो देख रहे हैं हमारा एक शीतलहर का जो फिनोमेना होता है, शीतलहर की जो घटना होती है उससे ट्रांसफर हो गया गंभीर शीतलहर। तो आप जानेंगे कि शीतलहर क्या होता है और गंभीर शीतलहर क्या होता है। तो शीतलहर आईएमडी के अनुसार, भारतीय मौसम विज्ञान डिपार्टमेंट के अनुसार बोला गया कि शीतलहर का अगर मिनिमम टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से कम हो, मिनिमम टेम्परेचर अगर 10 डिग्री सेल्सियस से कम हो तो उसको माना जाता है शीतलहर। शीतलहर को कोल्ड स्नैप भी कहा जाता है और डीप फ्रीज भी कहा जाता है। शीतलहर में एक फिनोमेना होता है जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम के जो ऊपरी हिस्सा होता है, ऊपरी हिस्सा में एक पैटर्न बनता है शीतलहर का, उसे बोलते हैं रीज ट्रफ पैटर्न। तो पूछ सकता है आपको कि रीज ट्रफ पैटर्न किसके द्वारा बनता है? तो जेट स्ट्रीम की ऊपरी सतह जो कि एक शीतलहर का ही हिस्सा है। गंभीर शीतलहर क्या होता है? अकॉर्डिंग टू आईएमडी, भारतीय मौसम विज्ञान डिपार्टमेंट के अनुसार कि जब कम से कम टेम्परेचर जो होगा, अगर किसी भी हवा का 2 डिग्री सेल्सियस से कम हो या 2 डिग्री सेल्सियस तक हो तो उसको बोलते हैं हम गंभीर शीतलहर। तो जो शीतलहर होता है वह 10 डिग्री सेल्सियस से कम का बात होगा और जो गंभीर शीतलहर होगा वह 2 डिग्री सेल्सियस तक या 2 डिग्री सेल्सियस से हल्का थोड़ा सा नीचे भी होगा तो उसको बोलते हैं गंभीर शीतलहर। अब जानेंगे इसमें हम कि इसका कारण क्या है, व्हाट इज द रीजन कि शीतलहर या जो भी गंभीर शीतलहर होता है यह उत्पन्न होता कैसे। तो इसका जो सबसे महत्वपूर्ण जो कारण है वह कारण है सतह पर उच्च दबाव, हाई प्रेशर। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो गर्म हवा होती है, गर्म हवा का जो प्रेशर होता है वह बहुत ही लो होता है और जो ठंडा हवा होती है या ठंडी हवा होती है उसका जो प्रेशर होता है वह हाई होता है। तो अगर किसी भी स्थान पर प्रेशर हाई हो, प्रेशर बहुत ही ज्यादा हाई हो तो यह रीजन बन सकता है कि जो गर्म हवा है वह ठंडा होने का चांस रहता है। सेकेंड सबसे इंपॉर्टेंट है कि पूछ सकता है आपको कि सबसे ज्यादा हाई प्रेशर जो होता है वह कहाँ होगा। तो हम लोग जानते हैं कि सबसे जो कम प्रेशर होता है वो इक्वेटर के पास होता है और जो सबसे अधिक प्रेशर होता है वो हमारे पोल पर होता है। पोल मीन्स जो ध्रुवीय इलाका होता है या ठंडी इलाका होता है। तो उस तरह से ही सबसे जो चरम क्षेत्र है उत्तर पश्चिम, उत्तर एशिया, उत्तर पश्चिम नहीं, उत्तर एशिया जिसको बोलते हैं हम साइबेरिया। साइबेरिया में जो होता है जहाँ पर बर्फीला इलाका हो वहां पर सबसे अधिक प्रेशर हो सकता है। तो क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि सबसे ठंडा स्थल कहाँ होगा, तो हम बोल सकते हैं कि साइबेरिया के आसपास की जगह होगा। नेक्स्ट, उत्तर पश्चिम एशिया के ऊपर जेट स्ट्रीम में एक रिज का निर्माण होता है। अभी कुछ टाइम पहले हम बोले थे कि जेट स्ट्रीम के द्वारा एक पैटर्न बनता है, उस पैटर्न को बोलते हैं हम रिज ट्रफ पैटर्न। और जो रिज ट्रफ पैटर्न होता है वह शीतलहर का एक नमूना है, एक सिंबल है। तो हम कह सकते हैं कि अगर जेट स्ट्रीम एक रिज बनाएगा, एक रिज पैटर्न बनाएगा तो हम यह कह सकते हैं कि जो हवा होगा वह ठंडा होने का चांस बहुत ही ज्यादा होगा। और जो फोर्थ है, हम सभी को मालूम है कि चाहे हमारा महासागरीय जलधारा हो या वायु की जलधारा हो, उसमें 2 टाइप के होती है, एक गर्म होता है, एक ठंडा होता है। जैसे अगर पूछेगा आपको कि लेब्राडोर जलधारा कैसा है, तो लेब्राडोर एक आपको हो गया वह ठंडी हो गया। जैसे गल्फ स्ट्रीम क्या हो गया, तो गर्मी हो गया। तो अगर कोई वायु राशि
गर्म जल राशि से ठंडी जल राशि की ओर होता है। मतलब लो प्रेशर से हाई प्रेशर में अगर कन्वर्ट होता है तो ठंडा हवा होने की या शीत लहर होने की चांस बना रहता है। जैसे एग्जाम्पल में लेंगे तो हम जानते हैं कि हम लोग का दो, एक एल नीनो और एक ला नीनो, दो हवा है, एक ठंडी हवा है, एक गर्मी हवा है। जैसे एल नीनो जो है एक सबसे टफ और सबसे गर्म हवा माना जाता है हमारे नॉर्थ इंडिया में, या जो नॉर्थ एशिया की बात करेंगे। तो जब अगर एल नीनो का जो हवा है अगर ठंडी हवा में कन्वर्ट हो जाए, ला नीनो, तो ठंडी हवा में कन्वर्ट कैसे हो सकता है? तो इसका फर्स्ट रीजन होगा कि टेम्परेचर लो होना चाहिए, और जो सेकेंड रीजन होता है वो क्या होना चाहिए? प्रेशर जो होता है बहुत ही हाई होना चाहिए। अगर जिस इलाका में या जिस वायु राशि पर प्रेशर ज़्यादा है और टेम्परेचर कम है तो डेट मीन्स कि जो वायु राशि होगी वो होगी ठंडी वायु राशि होगी। तो अभी हम जान लिए कि जो शीतलहर होती है क्या होती है, गंभीर शीतलहर क्या होती है, क्योंकि ये उत्तर भारत में जनवरी महीना में ये फिनोमेना हुआ था। और हम लोग को ये जानना जरूरी है कि शीतलहर क्या होता है, गंभीर शीतलहर क्या होता है, ठंडी हवा क्या होता है, गर्मी हवा क्या होता है, कैसे ठंडी हवा बनती है, कैसे गर्मी हवा बहती है। शीतलहर एक आपदा के रूप में हाल ही में 2021 ईस्वी में जो आपदा प्रबंधन विभाग होता है उन्होंने शीतलहर को एक आपदा घोषित किया गया है। आपदा मीन्स होता है कि अगर कोई फिनोमेना खास करके शीतलहर से रिलेटेड शुरू होगा तो जो भी आपदा प्रबंधन अधिकारी है उसको तुरंत ही उस इलाका, जिस इलाका में आपदा प्रबंधन आया है, जिस इलाका में शीतलहर आया है, उससे रिलेटेड कुछ गाइडलाइन शुरू किया जाएगा। तो हम जानते हैं इसके बारे में क्या सब इसके रूप में दिया सरकार के द्वारा। पहला है कलर कोडिंग चेतावनी तंत्र। कलर कोडिंग चेतावनी तंत्र में होता है कि अगर किसी कोई इलाका अगर है वह इलाका बहुत ही गंभीर परिस्थिति में गुजर रहा है तो वहाँ पर कुछ कलर के साथ, जैसे लाल हो गया, कुछ नीला हो गया, कुछ पीला हो गया, इस कलर को संकेत करता है कि वहाँ पर ये शीतलहर आने वाला है या इससे जो भी कुछ घटना होगा उससे पहले से सतर्क रहे। नेक्स्ट जो है वह रेड अलर्ट और रेड वार्निंग। अब यहाँ पर सबसे बड़ा फंडा आ सकता है कि रेड अलर्ट क्या होता है और रेड वार्निंग क्या होता है। रेड अलर्ट मीन्स होता है कार्रवाई करना, कि रेड अलर्ट लगा दिया कि वहाँ पर कुछ कार्रवाई करो, कुछ अधिकारी को बुला गया कि वहाँ पर जाकर आप उसको मुआयना करिए कि ये सही है नहीं है। एक होता है रेड वार्निंग, कि अगर वह रेड कलर, रेड अलर्ट अगर एक्चुअली में है, कार्रवाई किया एक्चुअली में, अगर उससे अगर नहीं कुछ हो रहा है तो उसका जो नेक्स्ट स्टेप होता है उसको हम बोलते हैं रेड वार्निंग। तो रेड अलर्ट से खतरनाक होता है ज़्यादा रेड वार्निंग। अब इसको हम जानते हैं कलर कोडिंग के हिसाब से कि किस कलर को क्या माना गया है। जैसे में बात करेंगे अगर हम लाल रंग हम सभी को मालूम है एक डेंजर का साइन होता है, तो डेंजर का साइन ही उसको बोलते हैं रेड वार्निंग। तो लाल रंग क्या करेगा, आपको रेड वार्निंग को डिनोट करता है या उसको दर्शाता है। नेक्स्ट है नारंगी, थोड़ा सा लाल, थोड़ा सा इसमें क्या होता है हल्का फीका हुआ लाल रंग होता है नारंगी में, ये होता है रेड अलर्ट का, रेड अलर्ट कि खतरा होने वाला है। अगर कहीं पर रेड लाइट है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर खतरा है। अगर वहाँ पर कहीं पर नारंगी रंग है तो वहाँ पर खतरा होने का चांस है, हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन ज़्यादा चांस है होने का, क्योंकि नारंगी रंग में बहुत ज़्यादा मात्रा में लाल रंग होता है। तो कलर कोड से कहते हैं लाल रंग में रेड वार्निंग होगा, नारंगी रंग में रेड अलर्ट होगा। नेक्स्ट है आपका पीला रंग। पीला रंग जो है वह ये दर्शाता है कि जो फिनोमेना शीतलहर, जैसे शीतलहर होगा तो रेड अलर्ट से उसको कम माना जाता है, थोड़ा कम, रेड अलर्ट से कम, रेड अलर्ट को हटा ही दिया जाता है एक तरह से, क्योंकि पीला रंग हो गया मिस आप क्या हो गया कि थोड़ा सा खतरा बहुत ही कम हो चुका है, बहुत ही नामुमकिन। और जो हरा रंग है इसमें क्या हो गया, नो रेड वार्निंग, रेड वार्निंग। इसमें क्या हो गया कि हम देख लिए जो कलर कोड हमारा है
वो कलर कोड ये दिखा है कि अगर लाल रंग है तो रेड वार्निंग होगा, अगर नारंगी रंग है तो रेड अलर्ट होगा, अगर पीला रंग है तो रेड अलर्ट होने का चांस बहुत ही कम है, अगर हरा रंग हो गया मीन्स आप कोई टेंशन नहीं, आप आराम से जा सकते हैं। तो इसको हम ये कर सकते हैं, हम अपने जो यातायात का जो नियम है, ट्रैफिक का जो रूल है, उस रूल को के हिसाब से भी हम इसको हम समझ सकते हैं। कोई बड़ा खास टॉपिक ये नहीं है। नेक्स्ट है हमारा कुछ इंपोर्टेंट नोट है, जैसे हिम झंझावत क्या होता है। हिम झंझावत को बोल सकते हैं हम ब्लिजार्ड। ब्लिजार्ड फिनोमेना बर्फीले इलाके में आता है, जब बर्फों का बारिश होता है उसको बोलते हैं हम ब्लिजार्ड। इसमें भयंकर होता है बहुत, इसका जो हवा का जो गति होता है वह 56 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से होती है, जो कि एक बहुत बड़ा स्पीड माना जाता है एक हवा के दृष्टिकोण से, खास करके ठंडी हवा है, और ठंडी हवा में बर्फ लेकर ही गिराता है। एक है आपको ग्राउंड ब्लिजार्ड क्या होता है। ग्राउंड ब्लिजार्ड जो होता है वैसा हिम झंझावात है जो बर्फ ऊपर से नीचे गिर चुका है, और नीचे गिरा हुआ बर्फ से ही हवा के द्वारा उसको ऊपर उसको मतलब हवा के द्वारा वो जो नीचे गिरा हुआ है बर्फ, उसको हवा अपने माध्यम से एक स्थान से किसी और स्थान में उसको ट्रांसफर करता है, उसको हवा में उड़ाता है। तो इसमें बर्फ का बारिश होता नहीं, बर्फ पहले से गिरा हुआ रहता है, उसको हवा के द्वारा उसको बर्फारी किया जाता है। एक ड्रिफ्टिंग स्नो क्या होता है। अकॉर्डिंग टू भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान के अनुसार बोला गया है कि ड्रिफ्टिंग स्नो होता है जब बर्फ का जो लेवल है, बर्फ का लेवल अगर 8 फीट से नीचे या लगभग 2 मीटर से अगर नीचे हो चुका है तो उसको माना जाता है वो ड्रिफ्टिंग स्नो होगा। और ड्रिफ्टिंग स्नो को हमारे जो IMD है, IMD में होता भारतीय मौसम विज्ञान विभाग है, उन्होंने उसका नाम अलग कर दिया है, उसका नाम हो गया है मीटर कोड डियरेशन। मीटर कोड डियरेशन का जगह ड्रिफ्टिंग स्नो हो जाएगा। ठीक है, वो है जोशीमठ में भू अवतलन। जोशीमठ एक तीर्थ स्थल है उत्तराखंड में, उसमें एक क्या हुआ है भू अवतरण हुआ। तो जानते इसके बारे में चर्चा में किए हुए हैं। तो उत्तराखंड के जोशीमठ में कई सड़कों एवं सैकड़ों घरों में दरारें दिखाई दी है। जब दरारें दिखाई दिया तो एक सप्ताह के बाद वहां के अधिकारियों ने इसे भूस्खलन और धसावग्रस्त क्षेत्र घोषित किया है। और हम जानेंगे कि भू अवतरण क्या होता है। भूमिगत सामग्री संचालन के कारण धरातल का धंसना, अचानक क्या होता है धंसना फूटना, गांव घर में से बोला जाता है धंसना फूटना। जैसे जमीन का जो निचला हिस्सा होता है वो जहां खाली होता है, इस कारण क्या होता है ऊपर का जो सरफेस होता है वह डायरेक्ट नीचे गिरता है, जिसको बोलते हैं हम धरातल का धंसना। अब इसका रीजन क्या है, क्या सब कारण हो सकता है कि इसके जो धंसना, जमीन धंसने से क्या कारण होता है। सबसे पहला है कि इस इलाका में भूकंपीय जोन 5 माना जाता है, जो कि खतरनाक, बहुत ज़्यादा खतरनाक भी जाना जाता है, क्योंकि भूकंपीय जोन 5 है। इसका मतलब उसका जो रिक्टर स्केल पर जो मान होगा वो लगभग 7 माना जाता है, और 7 सबसे विनाशकारी युद्ध माना, जिस कारण से उत्तराखंड में हमेशा प्राकृतिक आपदाओं का भंडार रहता है, हमेशा कुछ न कुछ प्राकृतिक आपदा आता ही रहता है। तो पहला भूकंपीय जोन के कारण, क्योंकि इसका भूकंपीय जोन ही इस तरह से हुआ है। सेकेंड, उच्च तीव्रता, हाई इंटेंसिटी, हाई फ्रीक्वेंसी यहाँ पर आता है। कोई भी अगर जल है या रिवर है तो रिवर जो बहती है इसमें, तो रिवर की बहने की जो इंटेंसिटी होती है बहुत ही क्या होती है हाई फ्रीक्वेंसी में चलती है। और सेकेंड वार्षिक, क्योंकि हम लोग मालूम है कि जो उत्तराखंड है उसमें बहुत सारा पहाड़ है, पर्वत पहाड़ बड़ा बड़ा है, तो जो भी बादल आती है तो वहाँ पर टकराती है, तो टकराने वाले क्या होता है वहाँ पर आपस में बारिश होती है, तो इसको बोला जाता है संकेंद्रित वर्षा, मतलब केंद्रित है कि वहाँ पर बारिश होगा ही तो होगा। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है किसी भी चीज़ की जो विकास हो रहा है उसमें सबसे बड़ा बाधा देता है अनियोजित विकास। एक उत्तराखंड सबसे पहले यूपी का पार्ट था, यूपी के पार्ट जिस टाइम में था उस टाइम एक समिति बना था, उस समिति का जो लीडर था उसका नाम था MC मिश्रा। इन्होंने एक समिति किया, उसने एक रिपोर्ट तैयार किया। उस रिपोर्ट में ये देखा गया कि यहाँ पर कुछ भी अगर हो रहा है, जैसे बारिश भी हो रहा है, अगर आबादी भी है
तो कोई एक नियोजित आबादी नहीं है। एक परफेक्शनल जो होता है, जो होना चाहिए, हम लोग का जो क्वांटिटी होना चाहिए उतना कहीं कहीं है, कहीं है ही नहीं। तो उसको मेंटेन करना नहीं करना ही कहलाता है अनियोजित विकास। जोशी मठ का महत्व, इम्पोर्टेंस क्या है, जो जोशी मठ है वह जोशी मठ का क्या सब महत्व है। इसका दो महत्व बांटा गया है। पहला बांटा गया है सामरिक महत्व। सामरिक महत्व कब से और क्यों और क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। वर्ष 1962 ईस्वी के भारत चाइना युद्ध के बाद जोशी मठ एक सामरिक महत्व के स्थान के रूप में उभरा। सामरिक महत्व मिस होता है कि वैसा गांव है, वैसा शहर जिसमें सब चीज, गांव हो, तीर्थ स्थल हो, सब चीज से फले फूले, उसको बोलते हैं हम सामरिक स्थल, जहाँ पर तीर्थ यात्रा हमेशा आती रहती है। यहाँ पर ही एक भारत और चाइना के बॉर्डर के समीप एक स्थल है जिसका नाम है बाराहोटी, जो कि अभी भी चाइना समझता है कि वह पार्ट हमारा ही है। तो अभी विवादित स्थल माना जाता है बाराहोटी को, जो कि जोशी मठ के जस्ट नजदीक ही है। सेकंड, ये तीर्थ स्थल के हिसाब से कैसे माना जाता है। यह शहर तीर्थ यात्रा के प्रसिद्ध स्थलों का प्रवेश द्वार भी है। बहुत सारा स्थल का जो ये मेन गेट है, जैसे इसी के द्वार, इसी से होते हुए कहीं और, जैसे अगर हिंदुओं का देखा जाए तो 4 धामों में सबसे एक फेमस धाम होता है बद्रीनाथ, ये हिंदुओं के लिए हुआ, उसके लिए ये प्रवेश द्वार की काम करती है। हेमकुंड साहिबा, ये आपको सिख धर्म के लिए माना जाता है, उसका एक ये प्रसिद्ध स्थल है। औली का एक स्क्वाइंस है जो कि इसी का प्रवेश द्वार है। और एक फूलों का घाटी, जिसको हाल ही में यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत स्थल के श्रेणी में डाला गया है, फूलों की घाटी, जो कि उत्तराखंड में है। नेक्स्ट जानते हैं कि भू संकलन क्या होता है। भू संकलन इसका मतलब भूमि का संकलन होना। इसमें जैसे मृदा हो गया, चट्टान हो गया, उसका संकलन होना, मीन्स उसका पार्ट का गिर जाना। भू संकलन का जो मीनिंग होता है, उसका मीनिंग एक होता है गिरना, कोई चीज जैसे भूमि, मिट्टी गिर रहा है, उसको हम बोल सकते हैं भू संकलन है। ये इसकी और भाषा में बोल सकते हैं लुढ़कना या फिसलना, इसके साथ साथ फैलाना, ये प्रवाहित होना, ये मलबे को प्रवाहित होना, ये सब आपको भू संकलन का ही एक रूप है। टॉपिक है वह है एटमॉस्फेरिक रिवर। एटमॉस्फेरिक रिवर क्या होता है पहले जानेंगे, चर्चा में क्यों है। इसके कारण उत्तरी अमेरिका के कैलिफोर्निया, उत्तरी अमेरिका में एक जगह है कैलिफोर्निया और एक है वेस्ट कोस्ट के आसपास के इलाका में भयंकर बारिश हुआ है, क्योंकि इसके पीछे रीजन है एटमॉस्फेरिक रिवर। तो इसके जानिए कि इसका महत्व क्या है, इसका निर्माण कैसे होता है। तो इसका महत्व क्या है, सबसे पहले कि वायुमंडल में नमी की एक लंबी संकरी पट्टी होती है इसका वायुमंडल में, क्योंकि एटमॉस्फेरिक रिवर है। तो एक नदी भी होती है हमारे वायुमंडल के ऊपर भी एक नदी होती है, उसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक रिवर। ये रिवर वायुमंडल में एक नमी की लंबी एक संकरी पट्टी होती है। सेकेंड, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से उच्च अक्षांश तक फैला हुआ रहता है। इसका जो विस्तार है वह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से लेकर के जो उच्च अक्षांश तक होती है उसका यह विस्तार है। यह आकाश में मिसिसिपी नदी, मिसिसिपी एक पक्षीपाद डेल्टा बनाने वाले की नदी हमारे जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है उसमें है। उसमें जो एक नदी है मिसिसिपी नदी, तो मिसिसिपी नदी जितना भी पानी का अपना आयात करती है, ये निवाहन करती है, उससे लगभग 15 गुना ज्यादा ये जो एटमॉस्फेरिक रिवर है वह वायुमंडल में प्रवाहित करती है, इससे 15 टाइम्स ज्यादा। ये बनता क्या है, इसका नॉर्मली ऐसा यह है कि इसका जो विस्तार है, ये इसका जो बनने का जो निर्माण है वह बनता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से ही बनता है, क्योंकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मान लीजिए हवा है। हवा क्या करता है कि हवा पर जब सनलाइट का प्रभाव पड़ता है तो हवा क्या होता है, गर्म होता है। गर्म होने के बाद क्या होता है कि उसका डेंसिटी बहुत ही कम हो जाता है।
डेंसिटी कम अगर होगा तो वो ऊपर उठता है, ऊपर उठने के बाद एक क्या होता है, वह कंडेंस होकर के एक बादल के निर्माण करता है, और वैसा बादल जिसमें पहले से बूंद भरा हुआ रहता है और एक बहुत लंबा पट्टी बनता है, उस लंबे पट्टी को हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक रिवर, और एटमॉस्फेरिक रिवर का निर्माण होता है। आप जानते कुछ इसके बारे में कुछ नोट है, वो फर्स्ट नोट है, एक पाइनएप्पल एक्सप्रेस, पाइनएप्पल एक्सप्रेस कोई ट्रेन का नाम नहीं है, कोई बस का नाम नहीं है, कोई वाहन का नाम नहीं है, तो है क्या? तो पाइनएप्पल एक्सप्रेस एक एटमॉस्फेरिक रिवर है जो हवाई द्वीप में बनता है, हवाई द्वीप के आसपास का जो इलाका है वहाँ बनता है, और इसी के कारण से अमेरिका और कनाडा दोनों में भयंकर बारिश होती है बिकॉज ऑफ पाइनएप्पल एक्सप्रेस। जो सेकंड है वो है कि हम सामान्यता जानते हैं, ये हमेशा सामान्यता हम लोग देखते हैं कि जो नदी, हम लोग का जो नदी है, उस नदी का जो प्रवाहित का दिशा होती है हमेशा नीचे की ओर होती है, लेकिन ये ऐसा नदी है क्योंकि वायुमंडल की नदी है तो हवा की दिशा में प्रवाहित, जैसा हवा उत्तर की हवा है तो उत्तरी जाएगा, दक्षिण की हवा है दक्षिणी जाएगा, पूर्वी की हवा है पूर्वी जाएगा, पश्चिमी की हवा है पश्चिमी जाएगा। आज का टॉपिक है वो है डीप वाटर सर्कुलेशन क्या होता है, व्हाट इज डीप वाटर सर्कुलेशन। पहले जानेंगे कि चर्चा में क्यों है। मियोसिस युग से प्लीस्टोसीन युग तक की अवधि के लिए हिंद महासागर के डीप वाटर सर्कुलेशन DWC रिकॉर्ड का पुनर्निर्माण किया गया है। हाल ही में जो डिपार्टमेंट, जो सर्कुलेशन का जो डिपार्टमेंट है, उन्होंने हिंद महासागर में इसका जो जल स्तर है, उसका जो जल का जो डेंसिटी है वह कितना बढ़ा है कितना घटा है, इसका एक पुनर्निर्माण किया है। तो पूछ सकता है किस युग से किस युग तक किया गया है, तो मियोसिस युग से प्लीस्टोसीन युग तक की जो अवधि है उसमें डीप वाटर सर्कुलेशन का दोबारा पुनर्निर्माण किया है। आप जानिए कि एक होता है DWC डीप वाटर सर्कुलेशन, एक होता है GOC ग्लोबल ओवर टर्निंग सर्कुलेशन। DWC क्या होता है, गहरी समुद्र क्षेत्र, गहरी समुद्र में की जो धाराएं होती है उसमें जल घनत्व की कितना डिफरेंस है, कितना अंतर है। ये जैसे मान लीजिए अभी हाल ही में जो सर्कुलेशन है, जैसे कोई भी महासागर है या कोई भी समुद्र है, उसका जो लेवल है पानी का वह घटता ही जाता है, क्योंकि इसके पीछे रीजन है कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारा ऐसा जो फेनोमेना है, बहुत सारा ऐसा जो पोल्यूटेंट है, उस कारण से इसमें बहुत सारा अंतर आती है। तो खास करके जो पूछेगा आपको कि डीप वाटर सर्कुलेशन क्या होता है, तो डीप वाटर सर्कुलेशन होता है कि कोई भी गहरे समुद्र की जो जल धाराएं होती है उसमें उसकी जो जल घनत्व की में जो अंतर होता है उसको बोलते हैं DWC। ये होता है GOC ग्लोबल ओवर टर्निंग सर्कुलेशन, ठंडे गहरे जल का भूमंडलीय रेखीय परिवहन और गर्म निकट सतह के जल का ध्रुवीय परिवहन। इसमें दो होता है, भूमध्य सागरीय में ठंडा होगा और ध्रुवीय में क्या होगा, गर्म सतह की बात करेंगे तो उसमें जो अंतर होता है उसको ग्लोबल ओवर टर्निंग सर्कुलेशन कहते हैं, मतलब ज्यादा इसमें होता है। कुछ पॉइंट में दिया गया नोट में, दो वाटर दिया गया है, एक है अटलांटिक बॉटम वाटर, एक दिया गया नॉर्थ अटलांटिक डीप वाटर। ये होता कैसे, किससे उत्पन्न होता है, तो अटलांटिक बॉटम वाटर जो है वो आपको वेडन सागर से उत्पन्न होती है, और नॉर्थ अटलांटिक डीप वाटर जो है वह ग्रीनलैंड सागर से उत्पन्न होती है। तो आई होप डेट कि आज का जो हमारा सब्जेक्ट था ज्योग्राफी और डिजास्टर से संबंधित, वह सब एक्चुअली जितना भी मेन पॉइंट था वह सब एंड हो गया, और आई होप डेट कि आप इसे अच्छे से केयरफुल्ली उसको देखें और इट इज बेनिफिट फॉर योर फ्यूचर।